चलिए साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। संधि चल रही थी हमारी। संधि काफ़ी लंबा टॉपिक हो चुका है, बोरियत भी होने लगी होगी कहीं ना कहीं आपको, लेकिन खैर ये तो हम आपको कल ही बता चुके थे। अब बहुत ज़्यादा लंबा समय हम आपका संधि में नहीं लेंगे। स्वर और व्यंजन हम पूरी कर चुके थे। आज हमारा नंबर है विसर्ग संधि का। सीधे टॉपिक पे आते हैं, विसर्ग संधि। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रिवाइज, स्वर संधि में क्या था हमारा? स्वर का स्वर से मेल, चाहे कहने का तात्पर्य इधर से भी स्वर, इधर से भी स्वर, यानी पहले पद में भी स्वर हो और दूसरे पद में भी स्वर हो, पहले पद के अंत में हो, दूसरे पद के प्रारंभ में हो, तो स्वर से स्वर का मेल आपका स्वर संधि में था। व्यंजन का स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई भी चीज आए, व्यंजन का अगर स्वर या व्यंजन से मेल होगा तो आपकी वो व्यंजन संधि। अब आती है बात विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि में देखिए, विसर्ग का मेल होगा किससे? विसर्ग का स्वर या व्यंजन, कुछ भी हो, स्वर या व्यंजन से मेल। कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले पद के अंत में आपका होगा विसर्ग और आगे से आपका मतलब जो है अगला जो दूसरा पद होगा उसके प्रारंभ में या तो स्वर हो आपका या व्यंजन हो, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, लेकिन इधर से विसर्ग ही होगी। तो विसर्ग का जहां पर भी स्वर या व्यंजन से मेल होगा तो वहां आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, ये देखिए परिभाषा लिखना चाहें तो इसकी आप लिख सकते हैं, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो वहां विसर्ग संधि होती है। हमने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, बस आपको समझना है। इसका पहला सूत्र देख लीजिए आप, विसर्ग विसर्जनीयस्य सा, ये आपका सूत्र है पहला, विसर्जनीयस्य सा। ठीक है, विसर्ग का सा होना, ठीक है, विसर्ग का सा होना। यहाँ ये सा जरूर आपका छोटा वाला लिखा है, यानी आपका तालव्य सा है, सॉरी दंत सा है, लेकिन आपके तीनों सा हो जाएंगे। इसके लिए इसका पहला नियम देखिए, यदि विसर्ग के बाद, यानी इधर से विसर्ग हो और आगे से आपका चा या छा आए, यदि विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग का ये वाला सा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग का ये सा हो जाता है। ठीक है, ये नियम के तौर पे हम आपको लिखा दे रहे हैं। वैसे हालांकि अगर गहराई में पहुंचेंगे तो गहराई में बताइए थोड़ा सा गहराई में अलग रहेगा। अलग कैसे रहेगा, देखो गहराई में भी थोड़ा बता दे रहे हैं। नियम के हिसाब से हम आपको ये लिखा दे रहे हैं, लेकिन देखिए जैसे एक उदाहरण है आपका, पशु चलती, हम लिखा है विसर्जनीय से सा, विसर्ग का ये वाला ही सा होगा, लेकिन हमने ये क्यों नियम लिखाया है वो अभी बता दे रहे हैं। या बताइए नियम चेंज करा दें तो भी कोई, हालांकि आप थोड़ा सा समझ लें, उसी से आपकी समझ में आ जाएगा। ज़्यादा नियम बहुत ज़्यादा हम आपको बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए विसर्ग का आगे से देखिए आपका क्या है, चा या छा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा, ये वाला, पशुस चलती, ये आपका हो गया विसर्जनीय से सा सूत्र से।
विसर्जनीयस्य सा, इस सूत्र से हो गया ये। ठीक है, ध्यान देने की बात है, बहुत मतलब जो है बहुत ज्यादा उसकी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ध्यान देने की बात है। अब आप पहुंचिए इस्तो इश्चुना इश्चु, यानी सा के बाद यदि सा या ता वर्ग के बाद यदि चा शा या चा वर्ग आए तो सा का शा हो जाता है। तो इस सा का क्या हो जाएगा, ये वाला सा हो जाएगा, पशुस चलती। ये आपका किस सूत्र से हो गया, इस्तो इश्चुना इश्चु, इस सूत्र से हुआ है। ठीक है, पशुस चलते। अब दोनों को हम जब मिला के लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा पशुस चलती। ये इस तरह से बनता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इस सूत्र से अब होगा क्या, विसर्जनीय से सा, विसर्ग का तो सा ही होगा ये वाला, लेकिन आपका, अब हमने आपको बताया, फिर आप व्यंजन संधि में यहां से पहुंचेंगे। व्यंजन संधि में जो पहली वाली बताई थी कि इस सा का ये सा हो जाता है इस तो इश्चुना इश्चु सूत्र से, तो ये वाला सा आपका इसीलिए बनता है। ठीक है, इसका अन्य उदाहरण इसके देख लीजिए, डायरेक्ट अब बताएंगे, अब पूरा नहीं बताएंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए आपका ये है रामः चलति। बताओ, बताइए, इसमें भी यही होगा। अब देखिए चा है आगे से, तो यहां भी क्या हो जाएगा, रामस चलति। अब इस सा के बाद चा है तो इस सा का हो जाएगा ये वाला सा, रामस चलति। इसी तरह देखिए अगला उदाहरण देख लीजिए, सठः, छा वाला उदाहरण देख लीजिए, सठः छलति। सठः छलति, तो यहां देखिए ठा है, उससे फर्क नहीं है, विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्जनीय से सा सूत्र से ये वाला सा हो जाएगा। ठीक है, आगे से क्या है आपका छलति। अब आगे से चा वर्ग का है तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, सठस छलति, ये वाला सा ही हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही आपका देखिए एक और उदाहरण बता दे रहे हैं आपका, तपह प्लस चर्या। तो यहां भी देखिए डायरेक्ट अगर हम लिख दें तपश्चर्या, ये कैसे हो गया, ये भी देखिए यहां विसर्ग का सा होगा, इन विसर्गों का पहले ये वाला सा होगा और इस वाले सा से आपका ये वाला सा इस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया नियम नंबर 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नियम को लिख लीजिए। कोई भी दिक्कत आए, समस्या आए, आप कमेंट करके बताइए, हम आपको उस समस्या का समाधान करेंगे। सूत्र आपका यही रहेगा, विसर्जनीय से सा, इसी से होना है जो होना है। लेकिन आगे इसमें विसर्ग संधि में यही सबसे बड़ी एक समस्या थोड़ी सी लगेगी आपको, क्योंकि विसर्ग संधि अपनी केवल एक सूत्र से संधि नहीं करेगी, इसके लिए आपको दूसरा सूत्र भी लगाना पड़ेगा। चाहे तो वो सूत्र आपका व्यंजन संधि से आए या आपका हो सकता है स्वर संधि से भी सूत्र आ सकता है। देखिए इसका दूसरा नियम हम डायरेक्ट लिखाएंगे, लेकिन बनेगा कैसे वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप उदाहरण में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां विसर्ग के बाद यदि टा या ठा आए तो विसर्ग का ये सा हो जाता है। ये सा कैसे होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तो आपको नियम में ये देखना है, यदि टा या ठा आएगा तो ये वाला सा होगा। ठीक है, लेकिन यहां भी नियम यही लागू रहेगा, विसर्जनीय सा, विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे ये आपका एक उदाहरण देखिए, सबसे पहले रामः प्लस टीकते,
अब देखिए यहाँ रामस विसर्ग का सा प्लस टीकते, ये आपका किस सूत्र से हुआ? विसर्जनीय से सा, यहां लिख दे रहे हैं विसर्जनीय से सा सूत्र से। उसके बाद देखिए, अब हमने आपको वहां एक इष्टुना इष्टु सूत्र पढ़ाया था, यानी यदि सा या ता वर्ग के बाद ये वाला सा जो था, ये वाला सा या टा वर्ग आएगा तो आपका सा का ये सा हो जाता है। ये आपका व्यंजन संधि में दूसरा सूत्र पढ़ाया था जो हमने। तो यहां देखिए रामस आगे से क्योंकि टा है, टा वर्ग का है, तो ये वाला सा हो गया टीकते, ये आपका हो गया इष्टुना इष्टु सूत्र से। तो ये टोटल मिला के बन जाएगा रामस टीकते। उसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए, पहला दूसरा उदाहरण देखिए, धनु प्लस टंकारः। अब देखिए विसर्ग का विसर्जनीय से सा से क्या हो जाएगा? सा धनुष प्लस टंकारः। अब यहां इस सा से क्या बन जाएगा आपका? इष्टुना इष्टु सूत्र लगेगा तो धनुष टंकारः, इस तरह से आपका रूप सिद्ध हो जाएगा। ये रामस टीकते सिद्ध हुआ, ये धनुष टंकारा सिद्ध हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए गाखंड आप तीसरा देख लीजिए, धूर्तः ठगति। यहां भी वही विसर्जनीय से सा से क्या हो जाएगा? धूर्तस ठगति। अब देखिए सा विसर्जनीय से सा से हो गया, इस सा का इष्टुना इष्टु सूत्र से क्या हो जाएगा? धूर्तस, ये वाला सा प्लस ठगति। अब जब इन दोनों पदों को आप मिला देंगे तो ये बन जाएगा धूर्तस ठगति, ये वाला रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको इसमें करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नोट्स बनाते चलिए, इन नियमों को लिखते चलिए। तो जितना आप लिखेंगे, जितना नोट्स बनाएंगे, उतना आपके लिए आसानी रहेगी। क्योंकि अभी हम बता रहे हैं कि आप इष्टुना इष्टु ये सूत्र आप देखिए, तो आपके पास अगर लिखे रखे होंगे तो आपको देखने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए इसका तीसरा नियम एक और देख लीजिए, तीसरा नियम है, ठीक है, विसर्ग के बाद ता या था आने पर ता या था आने पर, विसर्ग के बाद ता या था आए तो क्या हो जाएगा? विसर्गों के स्थान पर ये वाला सा हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब इस सा में कोई विसर्जनीय से सा जो सूत्र है उससे सीधे सा हो जाएगा, कोई भी परिवर्तित नहीं होगा। जैसे ये है आपका कह प्लस तनोति, तो यहां सीधे सीधे आपका हो जाएगा कस विसर्गों का सा हो जाएगा प्लस तनोति, विसर्जनीय से सा सूत्र से होगा ये विसर्जनीय से सा, इस वाले सूत्र से। ठीक है, अब यहां देखिए सीधे कस तनोति मिला के लिख दीजिए, ये आपका रूप बन गया। ठीक है, कहा प्लस तनोति। ठीक है, इसी तरह आपका हरि प्लस तिष्ठति, ये विसर्गे हैं यहाँ। तो देखिए हरि
यहाँ इसका ये सा हो जाएगा, तिष्ठति। अब हरिश तिष्ठति सीधे सीधे हो जाएगा, कोई भी सा में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे से ना तो इष्टो इष्टना इष्टु सूत्र लगेगा, ना इष्टना इष्टु सूत्र लगेगा। ठीक है, इसी तरह आप देख लीजिए अगला, रामः प्लस तत्र। तो यहां भी आपका हो जाएगा रामस तत्रः। चलो विसर्ग ना भी लगाओ, विसर्ग लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ना ही लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ आप रामस तत्र हो जाएगा या तत्रः। ठीक है, इसी तरह उदाहरण बताओ और बताएं। ठीक है, चलो एक आध और देख लो और समझ में आ जाएगा। यशः तनोति, यहाँ भी देखिए यशस तनोति, ता है आगे से इसलिए, तो यहाँ हो जाएगा यशस तनोति, मिला के लिख दो बस। क्योंकि देखिए अब ये जो हलंत वाला सा होगा तो बीच में हलंत तो लगाते नहीं है, तो आधा वर्ण हम ऐसे ही लिखते हैं। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण, नमः प्लस ते। ठीक है, यहाँ देखिए नमः नमस्ते, अब दोनों को मिला के लिख दो तो बन जाएगा आपका नमस्ते। अक्सर जो आप नमस्ते करते रहते हैं उसका भी तोड़ है, तोड़ का मतलब वो भी दो पदों से मिलके बने, नमः ते। नमः मतलब नमस्कार है, ते माने उनको, उनके लिए नमन है, नमस्कार है, कुछ भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नियम नंबर 3। ये विसर्जनीय सा सूत्र जो हमने बताया था उसमें ये 3 नियम ही हैं। पहला आपका इष्टना इष्टु सूत्र से बनेगा, इष्टो इष्टना इष्टु पूरा सूत्र। ठीक है, दूसरा आपका इष्टना इष्टु सूत्र से बनेगा, और तीसरे में आपका कोई भी सूत्र ना लग के केवल विसर्जनीय से सा सूत्र लगेगा और आपका नियम बनेगा। चलिए इसे हम रफ करते हैं, उसके बाद हम अगली सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूत्र है अतोरोर प्लुताद प्लुते। सूत्र देखिए, अतोरोर प्लुताद प्लुते। थोड़ा सा लंबा सूत्र है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, खैर लंबा भी सूत्र तो सूत्र है, प्लुताद प्लुते। ठीक है, तो इसके भी नियम है। पहला नियम देख लीजिए इसका, यदि विसर्गों से पहले आ आए, अत का मतलब आ, यदि विसर्गों से पहले आ आए, इस अत का मतलब आ ही होता है। यदि विसर्ग से पहले आ आए, यानी विसर्ग जहां पर भी लगी हो उससे पहले आ हो, यानी जो भी व्यंजन पे विसर्ग लगी होगी तो उसमें आ तो होगा ही। ठीक है, तो आ हो और बाद में भी आ हो और बाद में भी, यानी अगला पद जो आएगा भी आ हो। तो समझ लीजिए, पहले भी आ बाद में भी आ, यानी विसर्ग से पहले भी आ आए और जो दूसरा पद होगा उस पर भी आपका आ ही आएगा, तो विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाती है। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। सूत्र आपका यही है, विसर्ग ओ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण बताएंगे, उसके बाद बताएंगे ओ का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है,
जैसे आपका ये है बालः प्लस अस्ति, तो ये विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा ओ, तो ये हो जाएगा बालो प्लस अस्ति। अब आप पहुंचेंगे स्वर संधि में। ये तो आपका अतोरोर सूत्र से हुआ, अतो वाले सूत्र से, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने, इस सूत्र से हो गया विसर्ग का ओ, ठीक है। अब आप देखिए स्वर संधि में पहुंचिए, जो हमने बताई थी आपको पूर्व रूप संधि। क्या बताई थी? पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि बताई थी। तो वहां से देखिए आपका यदि ओ या ए के बाद आ आए, ठीक है, ओ या ए के बाद आ आए, तो आपका क्या हो जाता था? ओ आ के स्थान पर अपग्रह हो जाता था। तो इसे अगर हम बालो अस्ति इस तरह से, बालो अस्ति, आ इस तरह से हो जाएगा। ये आपका कहां से हुआ? पूर्व रूप संधि से। ठीक है, तो चाहे तो इसी नियम में आप आगे लिख भी सकते हैं, ठीक है, तथा ओ के बाद आ होने के कारण पूर्व रूप संधि से आ का अपग्रह का मतलब ये हो जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये विसर्गों का तो ओ ही होगा, लेकिन बालो अस्थि को हम अगर जब मिलाएंगे तो आ को यहाँ सेम टू सेम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पूर्व रूप संधि काम करेगी, और जब पूर्व रूप संधि काम करेगी तो पूर्व रूप होकर और ये आ अपग्रह में बदल जाएगा। इसी तरह देखिए दूसरा उदाहरण, मूर्खः अपि। तो यहां देखिए ये आपका इस मूर्खो हो जाएगा, ओ लग गया, प्लस अपि, ये आपका हो गया इस वाले सूत्र अतोरोर प्रत्यय सूत्र से। और उसके बाद देखिए अब इस आ का अपग्रह के सूत्र से हो जाएगा, जो आपका एंगा पदांता दति यानी पूर्व रूप संधि की जो होती है वो यहाँ कार्य करेगी, और अपि इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह देखिए शिवः अर्चे। अब यहां इसी सूत्र से आपका विसर्गों का ओ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए एक चीज ध्यान से समझने की बात है, सूत्र में क्या था? यदि विसर्ग से पहले आ, देखिए इस ला में आ है, इस वा में आ है, इस मूर्ख में भी खा में आ है, तो यानी पहले आ है और बाद में भी देखिए आ है, बाद में भी आ है, तो आपका क्या हो जाएगा? अब विसर्गों का ओ हो गया। अब यहां वही पूर्व रूप संधि काम करेगी, तो ये हो जाएगा शिवो अर्चे, इस तरह से शिवो अर्चे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। इसी तरह देखिए ये आपका एक होता है कहा प्लस अपि। यहां भी देखिए का है, का में आ है और आगे से भी आ है, तो यहां आपका अतो रोर प्रत्यय सूत्र से विसर्ग का ओ हो गया, अपि ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां ओम ओ के बाद आ है, तो यहां पूर्व रूप संधि काम करेगी, तो को अपि, ये हो गया आपका। तो यही थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे ही देखिए अब अगर रामे अत्र सॉरी रामो अत्र करेंगे, रामा अत्र, तो विसर्गों का ओ हो जाएगा, तभी रामो आगे से आ है, अत्र इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। रामा अस्ति इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है, रामा अस्ति, रामो अस्ति हो जाएगा, ठीक है, और आ का अपग्रह हो जाएगा। इसी तरह जितने भी उदाहरण हैं आप इसके कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम दूसरा नियम बताएंगे आपको।
इसी सूत्र का नियम नंबर 2। उम्मीद करता हूं आज आपकी समझ में अच्छा आ रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि अब उसका कारण भी ये है क्योंकि अब आप व्यंजन से निकल के विसर्ग में आए हैं, तो विसर्ग में अब कुछ नया मिला होगा। अभी तक बोर होते चले आए हैं व्यंजन में, लेकिन विसर्ग इतनी बोर संधि नहीं है। तो इसका नंबर 2। ठीक है, अभी नंबर 1 नियम क्या था? विसर्ग के पूर्व आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, और ओ जब होगा और आगे से आ आएगा तो पूर्व रूप संधि आपकी होनी ही होनी है। यानी कहीं भी आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी शब्द में देखेंगे, अगर लास्ट में ओ या ए है, पूर्व रूप संधि का नियम क्या है? अगर पद के अंत में एंगा पदांता दति, यदि पद के अंत में आपका एंग है, एंग का मतलब ए और ओ है, उसके बाद आ आने पर आपका आ का पूर्व रूप यानी अपग्रह हो जाता है। ये आपका उसका पूर्व रूप संधि का नियम था। तो यह पूर्व रूप संधि का नियम दूसरा लागू होता है। अब विसर्गों के पूर्व आ और बाद में आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए, ठीक है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का ओ नहीं होगा, लोप हो जाएगा। प्लुताद प्लुते, ठीक है। अब देखिए, यदि नियम लिखिए पहले, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले, पहले तो यहां भी आ ही होगा, क्या होगा? आ हो, और विसर्ग के बाद आ, ये जो अभी जो ऊपर वाला नियम था उसमें अगर आ होगा तो ऊपर वाला नियम लागू हो जाएगा। के अतिरिक्त, आ के अतिरिक्त यानी आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग का सीधे सीधे लोप हो जाएगा। विसर्ग किसी में परिवर्तित ना होकर विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए, नियम लिखने के बाद आपको पूरी तरह समझ में नहीं आता जब तक हम उदाहरण उसका ना दें। उदाहरण देंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे ये है आपका पहला उदाहरण, देखिए, सूर्यः आगच्छति। अब देखिए, यहां आपका आ को छोड़कर है तो सीधे सीधे विसर्ग का लोप कर देंगे। यहां पद अलग अलग ही रहेंगे, सूर्य आगच्छति मिलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों पद अलग अलग ही रहेंगे। सूर्य आगच्छति, ठीक है। इसी तरह आपका देखिए अगला उदाहरण, देखिए, बालकः आयाति। यहां भी पद अलग अलग रहेंगे, आगे से आ है तो सीधे सीधे विसर्गों का लोप, बालक आयाति, बालक आयति। उसके बाद देखिए अगला उदाहरण देख लीजिए। अब ये है आपका चंद्रः, यहां भी देखिए विसर्ग से पहले आ है, चंद्रः उदेति, आगे से स्वर आपका है आके अतिरिक्त ऊ है, तब भी आपका चंद्र उदेति, इस तरह से आपका हो जाएगा। यानी अगर कोई भी अन्य कोई भी स्वर आएगा तो आपका सीधे सीधे विसर्गों का लोप हो जाएगा। तो ये आपका रहा दूसरा सूत्र। इसके बाद चलिए तीसरे सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि चलिए आज अगर एक क्लास में समाप्त नहीं भी होती है तो थोड़ी छोटी दूसरी क्लास दे देंगे हम। वैसे कोशिश हमारी यही है कि एक ही क्लास में ये आपकी संधि विसर्ग समाप्त हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास देने में भी ठीक नहीं है कि थोड़ी छोटी छोटी क्लास दें, उसके बाद फिर आप एक दिन इंतजार करें। तो चलिए एक ही दिन में कोशिश रहेगी, ठीक है। अगला सूत्र है आपका हशिचा। हशिचा, हसी का मतलब है हस प्रत्याहार, हसी का मतलब है हस प्रत्याहार, और हस प्रत्याहार में कहां तक के वर्ण आते हैं? हा से लेकर शा तक के, ठीक है।
तो हस प्रत्याहार में आते हैं हा से लेकर सा तक के। अब देखिए हस प्रत्याहार में पहले समझ लीजिए हा या वारा राटा, ठीक है, तो हा आएगा आपका, अंतःस्थ या वारा ला क्या है, अंतःस्थ आएंगे। उसके बाद वर्गों के पांचवें आएंगे, भाई अंतःस्थ के बाद वर्गों के पांचवें ही तो रखे गए हैं, तो वर्गों के पांचवें अक्षर हो गए, ठीक है। फिर आपके हो गए चौथे अक्षर, समझ लीजिए हस में कौन कौन से आते हैं। तो हस में हा आएगा, अंतःस्थ आएंगे, वर्गों के पांचवें चौथे, और जब गढ़ दस यानी तीसरे तक आएंगे, चौथे के बाद आपके तीसरे वर्ण, इतने आते हैं आपके किसमें, हस प्रत्याहार में। कौन कौन से आते हैं, वर्गों के, अगर इधर से लिखें तीसरे चौथे पांचवें हो गए, अंतःस्थ हो गए और हा हो गया, यानी ये वर्ण आपके किसमें होंगे, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको देखिए प्रत्याहार जब हमने आपको बताए थे, इसीलिए तो हमने बताए थे प्रत्याहार बनाना। आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो आप प्रत्याहार आसानी से बना लेंगे, और हस हा से लेकर सा तक देखना है, और जो भी वर्ण है उसमें से आपको निकालना क्या है, आपको हलंत वाले निकाल देने, यानी अंतिम जो है इत संज्ञक है उसे हटा देना, बाकी के वर्ण काउंट कर लेने, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र तो उम्मीद है मुझे सबको याद ही हो गए होंगे, नहीं याद हुए तो उन्हें लिख लिख के देखिए, याद करने का मतलब ये नहीं कि याद कर लिया आपने, 3 से 4 बार लिख के देखें बिना देखे, 3 से 4 बार लिखेंगे, मिलाइए उन्हें, एक पहली बार में गलती होगी, दूसरी बार में गलती होगी, तीसरी बार में गलती हो सकती है, लेकिन चौथी बार में फिर गलती आपसे नहीं होगी, ये गारंटी है, ठीक है। तो अब आप एग्जाम में पहुंचेंगे तो एग्जाम में सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र ही, वहां कहीं भी रफ जहां कार्य का कॉलम दिया होता है, उस रफ कार्य पे माहेश्वर सूत्र नोट कर लीजिए। माहेश्वर सूत्र नोट कर लेंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चन उन्हीं माहेश्वर सूत्रों से ही, जैसे प्रत्याहार कोई भी आया आप उससे कर सकते हैं, कोई भी संधि आई, संधि का सूत्र आपको पता है, आप प्रत्याहार उससे निकाल के उससे कर सकते हैं। तो कुल मिला के माहेश्वर सूत्र आप नोट कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसका नियम नंबर 1 देखिए, इस सूत्र का नियम नंबर 1, यदि विसर्गों के पूर्व अ हो, यदि विसर्ग के पूर्व ये आ आए, वही जो पहले था आ, ठीक है, हो, इसके बाद और बाद में हस वर्ण हो। अब हस हम यहां पूरा नहीं लिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हस के वर्ण ऊपर लिखा चुके हैं, हस में हस वर्ण हो। हस वर्ण का मतलब, प्रत्याहार का मतलब भी होता है संक्षेपीकरण, यानी इतना न लिख के संक्षेप में केवल हमने हस लिख दिया, और हस का मतलब क्या हो गया, हा या वारा ला, या आप देखिए पंचम अक्षर या वाड़ा ना मा, ठीक है। उसके बाद चौथे अक्षर झा भा गाढ़ा धा, तीसरे अक्षर जा बा गाढ़ा धा, ठीक है, और सातों ही, तो यानी तीसरे चौथे पांचवें अंतःस्थ और हा, इनमें से कोई भी वर्ण हो, ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ण हो, तब क्या होता है, तब आपका हो हस वर्ण हो तो आ कौन सा, जो विसर्ग से पहले आया था, ठीक है, और जो उसके बाद विसर्ग है, मिलकर ओ हो जाते हैं। अभी इसका उदाहरण बताएंगे हम, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये है आपका बाला गच्छति, बाला गच्छति, ठीक है। तो यहां देखिए, सीधे सीधे देखिए, विसर्ग से पहले आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका बाल ओ गच्छति। इसे नीचे लिखें इसके, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए बाल, यहां से आ और विसर्ग निकाल ली, और ये आपका गच्छति,
यही तो हमने बताया, आ और ये मिलकर क्या हो जाएगा, ओ। तो ये हो जाएगा आपका बाल ओ गच्छति। ठीक है, तो यहाँ बालो, सीधे सीधे ये उसमें मिल जाएगा। अब प्लस ना हटा के सीधे ऐसे ही लिख दोगे गच्छति, अलग अलग पद ही हैं, अलग अलग ही रहेंगे, तो ये बन गया बालो गच्छति। ठीक है, इसी तरह आपका श्यामः गच्छति, तो ये भी आपका सीधे सीधे हो जाएगा श्यामो गच्छति। यहाँ ये भी आप देखते रहिए, गा है, गा आपका कौन सा है, हस वर्ण है, तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण हस माना जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका देखिए मूर्खः याति, तो अब देखिए या है, तो या आपका अंतस्थ है, अंतस्थ भी इसमें हस में आता है, तो सीधे आपका हो जाएगा मूर्खो याति, मूर्खो याति। इस तरह से आपका ये पहला नियम हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ ही गया होगा। नहीं भी समझ में आ रहा तो आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करके हमें बताते रहिए। हस वर्ण आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका इसका दूसरा नियम। पहला नियम तो समझ में आ ही गया होगा, नियम एक बार फिर से समझ लिए। यदि विसर्ग से पूर्व आ है और विसर्ग के बाद कोई भी हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आपका हा आएगा या वाला आएंगे, यानी अंतःस्थ आएंगे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा। ठीक है, तो ये आपके हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कोई वर्ण हो गए, तो आपका विसर्ग और आ मिलकर ओ हो जाते हैं। ठीक है, यार अब देखिए इसमें क्या है, दूसरा नियम, यदि विसर्ग से पूर्व आ और बाद में कोई स्वर अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग या याराला, वही हस। ठीक है, तो सबसे पहले नियम देखिए, विसर्ग से पूर्व आ, यदि विसर्ग से पूर्व ये अब आएगा दीर्घ आ हो, तथा बाद में, पहले देखिए अब अभी उससे पहले वाले नियम में क्या था, ह्रस्व आ था, इसमें क्या है, दीर्घ आ है। ठीक है, हो, और बाद में क्या आपका है, बाद में आपका कोई स्वर हो, कोई स्वर। अब कोई स्वर का मतलब अच, अच होता है स्वर। ठीक है, तो कोई भी स्वर हो या हर्ष वर्ण हो, हर्ष वर्ण आपको बता ही चुके हैं, ऊपर लिखा ही है। ठीक है, हर्ष वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का सीधे सीधे लोप, गायब हो जाती है, या हटा देते हैं विसर्ग को हम। ठीक है, विसर्ग का आपका लोप हो जाता है। ठीक है, तो अब समझ लीजिए, ये आपका है पुरुषः आ है या आयाति, पुरुषः आयाति। ठीक है, तो ये आ है आपका स्वर है, इधर से दीर्घ आ है, तो सीधे सीधे विसर्गों का लोप, पुरुषः आयाति। बस यही करना है इसमें, बहुत ज्यादा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बालकाः गच्छन्ति, बालकाः, अब देखिए काह विसर्ग ये बनता है आपका बहुवचन में, तो यहां भी बहुवचन क्रिया हो जाएगी गच्छन्ति, तो यहां भी देखिए आगे से गा है, गा आपका हस वर्ण है, तो सीधे सीधे हो जाएगा बालकाः, बालका गच्छन्ति। अब यही अगर बालकाः गच्छति, बालकाः गच्छति होता, ये हटा देते हम, तो आपका आ है, तो बालको, बालको गच्छति हो जाता, इससे पहला वाला नियम हो जाता है। बालकाः गच्छन्ति हो गया, तो आपका दूसरा नियम लागू हो गया, नराः नमन्ति, लोग नमस्कार करते हैं, नर। ठीक है, तो यहां भी वही है, आगे से पांचवा वर्ण है, तो ये देखिए नरा नमन्ति, और पांचवा वर्ण आपका हस वर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हसी चा सूत्र का दूसरा नियम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले सूत्र की। आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी एक ही क्लास में ये समाप्त करने की।
भले ही थोड़ी लंबी वीडियो होगी, लेकिन आपको हो सकता है 2 पार्ट में आपको वीडियो हम ये दे दें, ठीक है। चलिए फिर से देखिए, अगला सूत्र है आपका सस जुसो रू। सस जुसो रू, ये सूत्र है। सस जुसो रू सूत्र हो गया आपका, ठीक है। अब इस सूत्र का देखिए नियम क्या होता है। नियम होता है विसर्गों से पूर्व आपकी ई यानी दीर्घ या ह्रस्व, उ दीर्घ या ह्रस्व, ए ओ या औ होने पर, ठीक है। कहने का तात्पर्य है आ को छोड़कर कोई भी स्वर होने पर क्या होता है, विसर्ग से पूर्व आ या आहो को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या कोई स्वर या यारा ला हा, ठीक है, वाह हा हो, तो विसर्ग का रा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए नियम पहले समझिए, विसर्ग का रा हो जाता है। अब विसर्ग का रा होगा तो नियम सबसे पहले, यदि विसर्ग से पूर्व, सबसे पहले लिख लीजिए नियम, यदि विसर्ग से पूर्व आ या आ, ये दो स्वर हैं, को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, यानी आ या आ ना हो, बाकी कोई भी अन्य स्वर हो, ठीक है। और विसर्ग के बाद में विसर्ग के बाद में यानी बाद वाले शब्द का पहला, ठीक है, क्या हो, विसर्ग से पूर्व, ध्यान रखिए, विसर्ग से पूर्व आ या अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, अर्थात ई हो, उ हो, री हो, ठीक है, ली हो, या कहना ए हो, ओ औ हो, और बाद में कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, या हस वर्ण हो। हस वर्ण हम पीछे बता ही चुके, ठीक है, हो, तो विसर्ग का रा हो जाता है, ये रा हो जाता है। विसर्ग का रा हो जाता है कब होगा, यदि आ को छोड़कर पहले कोई वर्ण हो विसर्ग से और बाद में कोई भी स्वर हो या हस वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। जैसे आपका ये है पहला उदाहरण, देखिए, हरि ही आगच्छति, देखिए यहां ई है आ को छोड़कर, तो हरि रा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा, और यहां से आगच्छति, हरि प्लस आगच्छति, तो अब विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो अब यही तो हमने बताया था, विसर्ग का रा हो जाता है आगे से आ हो, तो अब इसे जब मिलाएंगे तो हरि, अब रा में आ मिला दीजिए, रा गच्छति, इस तरह से पूरा आपका आ जाएगा, हरि रा गच्छति, ये आपका हो गया, ठीक है। कभी गच्छति, इसी तरह अगर ये आ जाए, कभी गच्छति, अब देखिए यहां भी क्या है, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर है, तो कभी रा, विसर्ग का हो गया गच्छति। अब यहां देखिए क्या है, वहां तो स्वर था तो रा में मिल गया था, यहां जब स्वर नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो कबीर गच्छति, और जब रा आधा होता है तो आपका आगे वाले पे टंग जाता है, ये तो आपको पता ही है, इसे अलग से बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह देखिए, गुरोह आदेशा, अब ओ है तब भी आपका विसर्ग का तो रा ही हो जाएगा,
आदेशः। अब ये रा में आ लग जाएगा तो ये बन जाएगा गुरोर आदेशः। तो इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। ये आपका एक नियम ससजुसो रू वाला सूत्र का हो गया, ठीक है। इसका एक ही नियम है, इसमें आपको बस यही देखना है। इसके बाद इसका एक और छोटा सा जैसे नोट डाल के लिख लीजिए, चाहे नियम लिख लीजिए, वो आपको और बता दें। नियम नंबर 1-2 करके लिख लीजिए चाहे, ठीक है। हालांकि ये अलग ही है। ऐसा और देखिए ऐसा, अगर ऐसा है, ठीक है, और ये सा, ठीक है, ये इसके विसर्ग का नियम क्या होगा? के विसर्ग का नियम। देखिए इसका ये आपका नियम है, क्या है? यदि ऐसा और सा, ठीक है, ऐसा और सा, इसमें ये विसर्गे हैं, ठीक है, इसके बाद कोई व्यंजन हो, ठीक है, यदि ऐसा और सा के विसर्ग के बाद कोई व्यंजन हो, कोई हल, हल का मतलब व्यंजन हो, समझ गए? यानी ऐसा और सा दो ही शब्द आएंगे, ठीक है, और इनमें विसर्ग तो है ही है, ठीक है। इसके विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन हो तो क्या होता है? विसर्गों का लोप हो जाता है, सीधे सीधे। तो हो तो ऐसा और सा के विसर्ग का, सा के विसर्ग का लोप हो जाता है, हो जाता है। बस इतना सा देखिए, जैसे आपका ऐसा, ऐसा प्लस कथयति, क्या है? कथयति, आगे से देखिए व्यंजन है, ठीक है, और ऐसा विसर्ग के बाद आपका व्यंजन है तो सीधे ऐसा के विसर्ग का लोप हो, एस कथयति हो जाएगा। ये यहाँ से बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी आपको नियम हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपका देखिए ऐसा का, तो ये आपका ये भी हो जाएगा एस का, सा गच्छति, व्यंजन है तो यहाँ भी से भी क्या हो जाएगा आपका? सा गच्छति। यहाँ विसर्ग लोप नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सा गच्छति, ठीक। तो ये आपके हो गए, यानी यदि सा और ऐसा के विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो आपका विसर्ग का लोप, ऐसा और सा के विसर्गों का लोप हो जाता है। चलिए एक लास्ट और अंतिम सूत्र और बचा है, वो भी हम आपको बता ही देते हैं, क्योंकि अभी एक सूत्र के लिए एक नई क्लास दें आपको वो भी सही नहीं है। सूत्र है आपका रोरी ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, पूर्वस्य रोरी ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, दीर्घो अणः। देखिए ये आ है, आ का, अब देखिए ओ है, ओ के बाद आ है तो इसलिए इसका पूर्व रूप हो गया। ये आपका सूत्र है रोरी ढ्रलोपे दीर्घो अण, ठीक है। अड़ा का मतलब होता है अण प्रत्याहार, और अण में आपके होते हैं क्या? आ से लेकर अणा तक के समस्त वर्ण, ठीक है, आ से लेकर अणा तक के।
यदि, इसका नियम क्या है? यदि रोरी का मतलब रा, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले, पूर्व का मतलब पहले, सॉरी विसर्ग से पहले नहीं, विसर्ग से के बाद, यदि विसर्ग के बाद रा आए, ठीक है, तो विसर्ग के बाद रा आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। तथा विसर्ग से पूर्व आने वाले, विसर्ग से पूर्व आने वाले अण, अण में कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, आयुण पहला ही सूत्र है, आ, ई, उ, बस यही आएंगे, ठीक है। अण का दीर्घ हो जाता है। यही तो है, रो रे रा ढलोपे, लोप हो जाता है पूर्वज से, ठीक है। यदि देखिए, यदि विसर्ग के बाद ये रो रे ढलोपे का मतलब क्या हो गया? विसर्ग के बाद रा आए तो रा का लोप हो जाए, सॉरी विसर्ग का लोप हो जाएगा। पूर्वज से दीर्घो अण, अपूर्व आने वाले यानी विसर्ग से पहले आने वाले अण, दीर्घो अणा, अण का दीर्घ हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है। आ का भी बड़ा, ई का भी बड़ा, उ का भी बड़ा हो जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पुनः रमते, पुनः रमते, तो देखिए यहाँ आ आया है तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा? पुनः विसर्ग का लोप हो गया, इसका दीर्घ हो गया, सीधे रमते हो गया, पुनः रमते, ठीक है। कभी राजते, कभी राजते, लास्ट सूत्र है ये। तो यहां देखिए अब क्या है, ये छोटी ई है, यदि ह्रस्व है तो यहां सीधे सीधे दीर्घ हो जाएगी, कभी राजते, विसर्ग का तो लोप होना ही होना है, ठीक है। इसी तरह देखिए हरि रम्या, तो यहां देखिए अब विसर्ग का जब लोप करेंगे तो ये आपका दीर्घ हो जाएगा, दीर्घोणा, ठीक है। हरि रम्या, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। शंभु राजते, शंभु राजते, तो यहां भी देखिए क्या हो जाएगा? शंभु, दीर्घ हो जाएगा, और राजते, यहां पर आपकी विसर्ग संधि समाप्त होती है, ठीक है। यहां पर आपकी विसर्ग संधि समाप्त हो रही है, और विसर्ग संधि के साथ साथ सारी संधियां भी यहां पर हमने आपकी समाप्त कर दी हैं। अगले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे अगली क्लास में। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, जो कमेंट एक आया था कि सर प्रैक्टिस सेट कराइए, तो आपको संडे को प्रैक्टिस सेट अवेलेबल मिलेगा, और संडे को हम प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराएंगे संधि का। उसमें आपका देखिए प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, संधि के होंगे, प्रत्याहार के होंगे, उच्चारण स्थान के होंगे, माहेश्वर सूत्र के होंगे, यानी अब तक जितना भी हमने पढ़ा दिया है उस पढ़ाए हुए समस्त का आपका एक प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। उस प्रैक्टिस सेट में आपको हम देंगे, सेट आपको खुद करना है, ईमानदारी से करना है। सेट आपको कहीं ना कहीं आपको मतलब जो है पीडीएफ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो पीडीएफ में जैसे ही सेट मिले आपको उसका प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकाल के अपने आप बैठ के ईमानदारी से टेस्ट जैसे होता बस वैसे ही करना है आपको। कोई भी चीटिंग, देखिए चीटिंग करेंगे तो नुकसान आपका है, मेरा नहीं है, ठीक है। तो चीटिंग ना करते हुए अपनी क्षमता को आंकेंगे। आप तैयार, देखिए तैयारी रखना, आपको जितना अभी तक पढ़ा दिया इसे फिर से पढ़िए, आप रिवीजन करिए, और संडे को आप टेस्ट दीजिए। और हो सके तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं और जो भी टेस्ट हल करेंगे वो कमेंट में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपने अपने नंबर, यानी आंसर शीट हम बाद में डालेंगे उसकी, ठीक है। आंसर शीट भी आपको मिलेगी लेकिन बाद में मिलेगी, उसके जस्ट जिस टाइम पेपर पड़ेगा उस मतलब संडे की शाम तक आपको आंसर शीट भी आपको डाल दी जाएगी।
और फिर उससे अपने आंसर चेक करके जिसका जितना भी स्कोर हो रहा है वो अपना स्कोर ज़रूर आप हमें बताइए, ताकि हमें भी पता लगे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी आपके लिए ये जो है सूचना मैंने आपको दी है जो, ये सूचना पे आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और फिर से एक बार रिवाइज़ करिए जितने भी हमने अभी तक 12-13 जो भी क्लासेस हुई हैं, सारी क्लासों को एक बार दोबारा से देख डालिए। वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए, इसकी कुल मिला के तैयारी करिए और तैयारी करने के साथ-साथ आपको अपनी क्षमता का आकलन संडे को, रविवार को आपको करने को मिलेगा। टाइम हम आपको कल की क्लास में बता देंगे कि क्या टाइमिंग रहेगी और हालाँकि वो तो पीडीएफ डाली जाएगी, आप किसी भी टाइम जिस समय फ्री हो आप कर सकते हैं उस टेस्ट को। लेकिन फिर भी आपको पीडीएफ डालने की टाइमिंग बता दी जाएगी कि किस टाइम तक आपकी पीडीएफ पड़ जाएगी, उसके बाद शाम तक आंसर की पड़ जाएगी। और आप कोशिश करिए कि उस जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हमें देखिए हमने जितनी मेहनत की है, नहीं की है वो तो संडे को पता लगेगा कि अगर हमारी बात आप तक पहुँच रही है, समझ में आ रही है तो आपके नंबर उसमें अच्छे आने चाहिए। नहीं आ रही है तो ज़ाहिर-सी बात है आपके नंबर खराब ही होने चाहिए और कहीं न कहीं उसमें हम अपना ही दोष मानेंगे कि हम आपको सही से समझाने में विफल रहे हैं। फिर हम कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलिए अगर फिर भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। विसर्ग संधि हमारी समाप्त हो गई। टोटल संधि यानी संधियाँ 3 प्रकार की थी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है? अब हम नए टॉपिक के साथ नया टॉपिक आपको कल मिलेगा और नए टॉपिक के साथ टॉपिक जो है मैं क्लियर कर ही दे रहा हूँ, ठीक है? आपको टॉपिक मिलेगा कल समास का, ठीक है? क्योंकि समास का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन उसमें से आते हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छा है, तो आपको इम्पोर्टेंट हम समास में भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाएँगे। तो आपको टॉपिक मिलेगा कल समास का और समास कल से आप जो है पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम आपको समास बताएँगे। चलिए आज के लिए यहीं पर अपने बात को हम समाप्त करते हैं और अपनी क्लास को भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।